नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। अगले 1 घंटे में आपके लिए वो सभी खबरें हम रखेंगे सामने जो आपके लिए जाननी जरूरी है। दिल्ली में पहली बार पेट्रोल से आगे निकल गए हैं डीजल के दाम। 10 मिनट में 50 खबरों के साथ हम शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे देश भर में कोरोना के आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं। ताजा अपडेट इस पर होगा, लेकिन साथ ही भारत और चीन के तनाव पर 10:30 बजे हमारी खास रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से सैन्य स्तर पर बातचीत हुई, अब उसके बाद डिप्लोमेटिक स्तर यानी कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के लिए आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। 11 बजे डबल एंकर शो होगा, जहां पर आपको खबरें हम रफ्तार और विस्तार के साथ दिखाएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत 50 खबरों के साथ। आप देख रहे थे 50 खबरें और आइए अब सबसे पहले आपको हम देश भर में इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति है इस पर अपडेट दे दें। पूरे देश में कोरोना के केसेस बढ़कर 4,56,000 से ज्यादा हो गए हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ठीक होने वालों की संख्या अगर आप देखें 2,58,685, लेकिन 14,476 लोगों की देश भर में अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। ये आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर बीते 24 घंटों की भी बात करें तो बीते 24 घंटे में 16,000 नए केसेस जो है करीब रिपोर्ट हुए हैं। 15,968 का ये फिगर। 9,993 लोग पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए हैं। 465 लोगों की मौत हुई है और 16,000 की जो ये वृद्धि हुई है करीब संक्रमण के केसेस में, ये देखिए बीते 24 घंटे में बढ़ने वाला एक बड़ा नंबर है। इससे पहले जो के दिन में जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, करीब 15,000 केसेस बढ़े थे। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित पूरे देश में 1,39,000 प्लस केसेस हैं। 6,531 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में देखिए आंकड़े किस तेजी से बढ़े हैं। 66,602 तक ये आंकड़ा जा पहुंचा है। 39,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 2,301 मौत अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से रिपोर्ट हुए हैं। गुजरात की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 28,371 केसेस यहाँ पर। 1,710 लोगों की मौत हुई है। 20,000 के करीब लोग स्वस्थ भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 18,000 प्लस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 12,000 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। 588 लोगों की मौत हुई है। तो ये पूरी तस्वीर हमने आपको देश के अलग अलग राज्यों की दिखाई। राजस्थान पर अगर नजर डालें, 15,627 केसेस, 12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 365 लोगों की मौत अभी तक राजस्थान में रिपोर्ट हुई है। तो ये पूरी ओवरऑल तस्वीर आंकड़ों के जरिए हमने आपको दिखाई, लेकिन बात अब दिल्ली की करते हैं। बात कोरोना की नहीं बल्कि पेट्रोल और डीजल की, क्योंकि जिस तरह से बीते 18 दिनों में दाम बढ़े हैं, 10 रुपए तक दाम बढ़ गया है। पहली बार दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। डीजल के दाम में 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल के दाम 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। लेकिन बीते 18 दिनों की अगर बात करें तो 18 दिन में 10 रुपए तक कीमत बढ़ी है। इस वक्त हम लोग दिल्ली में चाणक्यपुरी इलाके में एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब डीजल के प्राइस पेट्रोल से ज्यादा हो। आज के रेट देखिए आप, पेट्रोल का रेट है 79.80 और डीजल का रेट है 79.92। 12 पैसा महंगा है डीजल पेट्रोल से। ऐसा पहली बार हुआ है। तो जो लोग भी भरवाने सुबह डीजल पहुंच रहे हैं वो चौंक रहे हैं। आप सुपरवाइजर हैं यहाँ? जी मैं सुपरवाइजर। क्या नाम है आपका? बसंत सिंह राजावत। इसके पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं सर, ये ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ हो जो पेट्रोल को डीजल ने क्रॉस किया हो। हमेशा डीजल नीचे रहता था। हमेशा डीजल। और ये बताएं कि जब लोग आ रहे हैं तो लोग क्या मतलब चौंक रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, जो लोग आ रहे हैं वो चौंक रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने कि सर ऐसा है ऑलरेडी। बोले हाँ सर, ऑलरेडी रेट अपने आप बदलते हैं, हमको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है मशीनों से, ऑलरेडी बदलते हैं। कितने दिन से लगातार रेट बढ़ रहे हैं? मैक्सिमम ये महीने से। तो आप देखिए हर रोज रेट बदल रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इस दौरान कभी डीजल का रेट पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया हो, वो पेट्रोल से महंगा हो गया हो। यही वजह है कि जब सुबह लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच रहे हैं बुधवार की सुबह, तो जिनकी गाड़ियां खासतौर पे डीजल हैं वो चौंक जा रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि वो पेट्रोल के रेट से डीजल महंगा हो गया है। और जो सुपरवाइजर है यहाँ का, जो पेट्रोल पंप चला रहा है, उसका भी यही कहना है कि उसकी जानकारी में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा बिक रहा हो। कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
और आइए बात करते हैं एलएसी पर तनाव की। एलएसी पर चीन के पीछे हटने की रजामंदी के बाद अब चीन से दूसरे स्तर की बातचीत भी शुरू होने वाली है। सैन्य स्तर के बाद आज भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर की बातचीत होगी। भारत और चीन के बीच आज संयुक्त सचिव बातचीत करेंगे और ये बातचीत वर्चुअल होगी। भारत की तरफ से संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव शामिल होंगे तो चीन की तरफ से डीजी सीमा विभाग बातचीत में शामिल होंगे। और अब बात भारतीय जवानों के जज्बे और जुनून की। चीन के सैनिकों से टक्कर लेते हुए घायल हुए सैनिक ठीक होकर फिर से गलवान घाटी की सुरक्षा में तैनात होना चाहते हैं। कल आर्मी चीफ से मुलाकात में घायल सैनिकों ने ये बात कही। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे लद्दाख में मौजूद हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा। उन्होंने घायल जवानों से अस्पतालों में मुलाकात की, उनका हाल जाना, उनकी बहादुरी की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि ठीक होने के बाद इसी जोश और जुनून से आप ड्यूटी करें। लद्दाख में उनका दौरा आज भी जारी है और LAC की तैयारियों का वो पूरा हालचाल ले रहे हैं। लद्दाख के बाद आर्मी चीफ श्रीनगर जाएंगे। और अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस के दौरे की। राजनाथ सिंह आज मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं का 75 सदस्यीय दल भी हिस्सा लेगा। इससे पहले कल राजनाथ सिंह ने रूस के डिप्टी PM से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदों पर अहम बातचीत हुई, लेकिन LAC पर तनाव के मद्देनजर चीन में हुई इस मुलाकात, जो रूस में ये मुलाकात हुई, उसे चीन और चिढ़ गया है। रूस ने भारत को रक्षा सौदे के मुताबिक जल्द से जल्द आपूर्ति का भरोसा दिया। चीन को झटका देते हुए रूस ने भारत चीन के बीच दखल से भी इनकार कर दिया है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। हमारे सारे प्रपोजल्स को रशियन साइड्स की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के इस वर्ष भारत आगमन को लेकर भी हम काफी उत्सुक हैं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। तो LAC पे टकराव की खबर हमने आपको दिखाई, वहां पर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो हमने दिखाया। रूस पे किस तरह से चीन की घेराबंदी भारत कर रहा है उसकी तस्वीर भी आपने देखी, लेकिन इस बीच देश में किस तरह से सियासत हो रही है ये भी देखिए। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए JP नड्डा ने कहा कि एक परिवार ने खुद को विपक्ष समझ लिया है। एक शाही वंश और उनके वफादार दरबारियों में बहुत बड़ा भ्रम है कि विपक्ष का मतलब एक परिवार है। राजवंश नखरे फेंकता है और उसके दरबारी फर्जी कहानी आगे बढ़ाने लगते हैं। सबसे ताजा मामला सरकार से विपक्ष का सवाल है। And now, by a full-blown crisis on the borders with China. Much of each crisis is attributed to the mismanagement of the BJP Modi government and the wrong policies pursued by it. चाइना के साथ हमारे जवान, वीर जवान सरहदों पर लड़ करके एक भूमि संभाल करके चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे। और यहां हमारी कांग्रेस पार्टी उनके मोरल को, उनके विश्वास को कमजोर करने का काम करती है और दिन रात कोई ना कोई बयान देती है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और राष्ट्रीय जनता दल में बगावत की तस्वीर, टूट की तस्वीर है। RJD के 8 में से 5 MLC पार्टी छोड़कर JDU में शामिल हो गए हैं और तेजस्वी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। JDU भी लगातार RJD पर हमला कर रही है, लेकिन इस बीच जब चुनाव बेहद करीब हैं तो ऐसे में RJD से 5 MLC का पाला बदलना और JDU ज्वाइन करना, ये RJD के लिए एक बड़ा झटका। ये राजभवन हम लोग गए थे, जो आरक्षण और संविधान खतरा है, जिस प्रकार से दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने की कोशिश कर रही है, इन बिंदुओं पर हम महामहिम राज्यपाल से मिलने गए थे और जो है उनको जानकारी दी गई और ज्ञापन आश्वासन मिला वहां से क्या नहीं, उनके जो
कार्य क्षेत्र के दायरे में जो हो सकेगा वो राज्यपाल महोदय ने बोला है कि वो करेंगे। नीतीश कुमार जी भले ही थोड़ी मानसिक तौर पे उनको संतुष्टि हो जाए, सुकून मिल जाए, लेकिन बिहार के लोगों में बेबसी है, लाचारी है, लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। और नीतीश कुमार जी को हम इतना कहना चाहते हैं कि जनता नेता बनाती है, नेता जनता को नहीं बनाता है, जनता हमारे साथ है। फिलहाल वक्त हमारे एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। भारत की चाल के आगे चीन चारों खाने चित हो गया है, तभी तो उसने अपनी सेना को पीछे हटाने का वादा भी किया। हालांकि ये वादा है, अभी इसका अमल होना बाकी है, लेकिन आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने लेह दौरे में चीन को यह बता दिया कि भारत अब चीन को कोई मौका नहीं देगा। सेना अधिकारियों की बातचीत की कामयाबी के बीच बीजिंग की नजर लेह पर है। चीन परेशान होगा कि 2 दिनों से आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे बैठक पर बैठक कर रहे हैं, हालात की जानकारी ले रहे हैं। सेना अध्यक्ष की लेह में मौजूदगी का आज दूसरा दिन है। जब से वे यहां पहुंचे हैं, बीजिंग की बेचैनी बढ़ी हुई है। लेह दौरे पर आर्मी चीफ का अहम दिन है। आज ही वे अपने आर्मी कमांडर्स के साथ आमने सामने की बातचीत करेंगे। लेह में जितने भी सेना के आला अधिकारी हैं, उन सभी के साथ मीटिंग में चीन से ताज़ा विवाद की जानकारी लेंगे, सेना की तैयारियों की जानकारी लेंगे, एलएसी के ताज़ा हालात पर बात होगी। साथ ही सेना प्रमुख चीन के साथ 22 जून की बैठक में हुए फैसले की एक जानकारी भी लेंगे। इसमें 14वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे अहम होगा कि आर्मी चीफ नरवणे अपने जवानों को क्या संदेश देंगे। बताया जा रहा है कि शांति के पहल के बीच वे बताएंगे कि सेना को अब आगे क्या करना है, मतलब ये कि चीन की हर चाल पर कैसे नजर रखनी है। इसके बाद आज ही श्रीनगर लौटेंगे। वहीं 15वीं कोर के मुख्यालय में भी सेना अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उस बैठक में पाकिस्तान की गुस्ताखी और ताज़ा हालात पर बात करेंगे। मोल्डो में मैराथन बैठक के बाद चीनी सेना का रुख नरम हुआ है और अब चीनी सेना डिसएंगेजमेंट की बात कर रही है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से चीनी सेना की वापसी चाहती है। और इस बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह के दौरे पर हैं, जहां पर वो सेना के आला अधिकारियों के साथ ताज़ा हालात की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा चीन के साथ आगे किस तरह की रणनीति होगी, उस पर भी चर्चा होगी। लेह पहुंचे आर्मी चीफ ने मंगलवार को पूरे दिन अपने जवानों के बीच बिताया। वो अस्पताल जाकर घायल सैनिकों से मिले, उनका हालचाल पूछा। ये वही सैनिक हैं जो 15 जून की रात चीन के विश्वासघात का शिकार हुए थे। घायल होने के बावजूद चीन के गुमान को चकनाचूर किए थे। भारत मुस्तैद है, क्योंकि अब चीन से एक और धोखा खाने को तैयार नहीं। बातचीत अपनी जगह है, लेकिन तैयारी अपनी जगह। भारत ने सीधे शब्दों में चीन से कह दिया है कि भारत ने एलएसी पर टकराव की स्थिति में गोली न चलाने की नीति को बदल दिया है। चीन को 5 मई से पहले वाली स्थिति में अपने सैनिकों को भेजना होगा। भारत एलएसी के पास अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण को नहीं रोकेगा, ये काम चलता रहेगा। शांति बहाल रखना दोनों देशों की जिम्मेदारी है, इसे भारत अकेले नहीं निभाएगा। सीमा पर दोनों देश अपने सैनिकों का जमावड़ा हटाएं। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि चीन को सरल भाषा समझ में नहीं आती, लिहाजा उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। कोर कमांडर लेवल पर स्टैंड ऑफ को लेकर बातचीत हुई। हिंदुस्तान के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट हरिंदर और उनके चाइनीज़ काउंटर पार्ट जो वेस्टर्न तिब्बत के कमांडर हैं, ये बातचीत 11 घंटे चली। इस बातचीत के दौरान में हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि चाइना को पीछे हटना पड़ेगा उन जगहों पर जहाँ से वो अप्रैल में आया था। ऐसी चिंता वाजिब है। अपने फायदे के लिए चीन ने कई बार समझौतों का अपमान किया है, लेकिन इस बार नहीं। बहुत हुआ, इस बार हिंदुस्तान तैयार है। लेह से श्वेता सिंह के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। चीन ने जितनी बार भारत पर वार किया है, उसे देखते हुए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर पहल के बाद चीन पलटता रहा है या फिर कोई नया प्रोपेगेंडा चीन की तरफ से दिखाई दिया है। लद्दाख विवाद के बीच जब भारत रूस के साथ नई डील कर रहा है, तो यहां भी चीन ने किस तरह से चाल चली, देखिए।
चीन को प्रोपागेंडा करने में महारत हासिल है। ये वीडियो देखिए। 6 जून को लद्दाख विवाद पर चीन के साथ बातचीत हुई थी। शांति पथ से सुलह की पहल की थी हिंदुस्तान ने, लेकिन चीन कहां अपनी फितरत से बाज आने वाला था। 6 जून की पहली बातचीत के चंद घंटों बाद चीन के ग्लोबल टाइम्स ने प्रोपागेंडा वीडियो जारी किया। कई HD कैमरों से रिकॉर्ड कराया हुआ, टैंकों को दौड़ाता हुआ, युद्ध जैसा माहौल बनाता हुआ। ऐसा लगा जैसे चीन ने ऐलाने जंग कर दिया हो। चीन की नीयत पर शक करने के लिए ये प्रोपागेंडा वीडियो काफी है। फिर भी उसका नया छलावा सुनिए। 22 जून को चीन के मोल्डो में सैन्य अधिकारियों की मैराथन बातचीत हुई। उसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंच गए। तय था कि 2 घनिष्ठ मित्र भारत और रूस में दोस्ती की नई कहानी लिखी जाएगी। हथियारों की खेप को लेकर फिर बात होगी ताकि भारत की ताकत को और बढ़ाया जा सके। दूसरी ओर विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। वैसे तो चीन की गुस्ताखियों पर इस दौरान कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन रूस के साथ भारत के गर्मजोशी भरे रिश्तों ने चीन का मिजाज बिगाड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि ड्रैगन जल भुन गया। वो देख रहा था कि भारत रूस के करीब आएगा, हथियारों की खरीद बिक्री करेगा। वो डर गया कि रूस ने मदद की तो हिंदुस्तान के हौसले और बढ़ जाएंगे। इसी डर की वजह से चीन नए प्रोपागेंडा के लिए मजबूर हो गया। उसने अपने पीपल्स डेली समाचार पत्र के जरिए एक संदेश पोस्ट किया। रूसी भाषा में लिखे इस मैसेज में चीन ने कहा कि अगर रूस भारत और चीन के लोगों के दिलों को नर्म करना चाहता है तो अच्छा है कि वो इस नाजुक वक्त में भारत को हथियार न बेचे। चीनी प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश। जहां एक तरफ RIC की मीटिंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ चीनी न्यूज़पेपर पीपल्स डेली ने सोसाइटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज ऑफ रशिया पर जाकर एक सलाह दी रूस को कि अगर रूस को भारत और चीन के साथ दोस्ती बनाए रखनी है तो फिर रूस को भारत को हथियार बेचना बंद करना होगा। चीन सपने में भी नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे, उसकी ताकत बढ़े, लेकिन रूस से हिंदुस्तान की दोस्ती नई नहीं, लंबा इतिहास रहा है दोनों देशों का। तभी तो एक आकलन के मुताबिक भारत के करीब 60 से 70% हथियारों की जरूरत रूस से पूरी हुई है। नई दिल्ली को अपने दोस्त पर इतना ज्यादा भरोसा है कि भविष्य की जरूरतों के लिए भी रूसी रक्षा प्रतिष्ठानों से उम्मीद है। वैसे चीन भी रूस के साथ हथियारों की डील बड़े पैमाने पर करता आया है, लेकिन वो भूल गया है कि रूस उसे किसी बड़े खतरे से कम नहीं मानता। चीन की विस्तारवादी नीति और एटॉमिक हथियारों में इजाफे की वजह से रूस हमेशा सतर्क रहा है। देखा जाए तो हमारा जो डील हुआ है रूस के साथ S-400 को लेकर के, वो अभी तक हमारे पास नहीं आया है। हमने पूर्ण भुगतान तो कर दिया है, लेकिन जो डिलीवरी थी वो कोरोना के कारण अभी तक नहीं हो पाया है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें तो चीन चाहता होगा कि भारत जो है इस पैरिटी में ना आए, कि उसको भी S-400 जो है वो मिल जाए इस तनाव की स्थिति में। फिर भी चालबाज चीन अब फिराक में है कि रूस भारत को हथियारों की मदद देना बंद कर दे। वो अपनी चाल चल रहा है, लेकिन रूस जानता है कि भारत जैसा भरोसेमंद साथी से उसे कितना फायदा है। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। चीन की तरफ से लगातार प्रोपेगेंडा जारी है। हालांकि इस प्रोपेगेंडा के बीच भारत ने अपनी तैयारियां नहीं छोड़ी हैं। जब चीन पीछे हटेगा तब की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी हिंदुस्तान के जवान डटे हुए हैं ताकि ड्रैगन का कोई दांव कामयाब ना हो पाए। चीन से बात हुई, वो पीछे हटने को तैयार भी हो गया। भारत के दबाव के आगे चीन को झुकना पड़ा, लेकिन कब तक, चीन की उस डेडलाइन का अभी खुलासा नहीं हुआ है।
यही वजह है कि भारत अभी भी उतनी ही मुस्तैदी से डटा है जितनी शिद्दत से वो बातचीत के दिन तक था। अभी भी लद्दाख में मिराज 2000 दहाड़ रहा है, गरज रहा है सुखोई 30 MK। अपाचे हेलीकॉप्टर भी अलर्ट पर है। चिनूक की चौकड़ी भी मुस्तैदी से डटी है ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का करारा जवाब दिया जाए। बातचीत से उम्मीद है कि चीन को सद्बुद्धि आएगी, लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए सीमा पर अभी भी तैयारी है। चीन की हिमाकत का पूरा हिसाब होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट भारतीय सेना को मिली हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बनी। उसके मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना को एक्शन करने की खुली छूट होगी। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना जैसे चाहे एक्शन कर सकती है। ये हिंदुस्तान का प्रण है। अब सरहद और अपने जवानों की रक्षा करने में पुराने समझौतों की दीवार को नहीं देखेगा। उसे तब और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। मैच नहीं होता है, इनके पृथक पृथक इंटरेस्ट है। जो भारत का इंटरेस्ट है वो वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट नहीं है, और जो वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट है वो भारत का इंटरेस्ट नहीं है। बंधुगण, जो आखिरी ट्वीट नड्डा जी का है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ ऐसे कागजों को वो दर्शाते हैं आगे, जो प्रश्नोत्तर पार्लियामेंट में हुए हैं और जो ऐतिहासिक भूल कांग्रेस पार्टी ने अपने समय पे किया है, जिसको हमने बार बार कहा है द लीगेसी इश्यूज विसवी पाकिस्तान एंड चाइना। कुछ ऐसे लीगेसी इश्यूज रहे हैं, कुछ ऐसे विषय रहे हैं अनसुलझे विषय, और कुछ ऐसे विषय जिसमें लैंड कंसीड किया था उस समय की सरकारों ने। उसको लेकर ये अंतिम, जिसको कि नड्डा जी कहते हैं मिस एडवेंचर्स ऑफ वन डायनेस्टी, एक परिवार, एक क्लैन की जो मिस एडवेंचर्स होती हैं, उन्होंने अपने फायदे के लिए जिस प्रकार के काम किए हैं उससे भारत के इंटरेस्ट को, भारत के जज्बे को धक्का पहुंचा था। उन्हीं विषयों पे आज हम बात करेंगे। एक जो पहला कागज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और नड्डा जी ने भी उस पर ट्वीट किया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक प्रश्नोत्तरी है जो कि कांग्रेस के समय पार्लियामेंट के पटल पे हुआ था। आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू one of the questions asked by a Congress parliamentarian during the Congress UPA regime, and which was answered. Let me quote it. Government of India, Ministry of External Affairs, Rajya Sabha, Unstart question number 27, answered on 22nd 11th 2012. 2012 में किसकी सरकार थी आपको पता है। And the question relates to Indian land occupied illegally by Pakistan and China. आज पूरा विषय इसी को लेकर हो रहा है ना बंधुओं, कि किसने किसकी जमीन ले ली है, भारत की कितनी जमीन हड़प ली गई है। और यही प्रश्न है, इंडियन लैंड ऑक्यूपाइड इलीगली बाई पाकिस्तान एंड चाइना। सवाल पूछा जाता है, ये 27 नंबर सवाल है, और सवाल पूछते हैं श्री YS चौधरी। क्या क्या सवाल है? The details of the land illegally occupied by Pakistan and China along the border. बॉर्डर के पास चीन और पाकिस्तान ने भारत के कितने जमीन को हड़प लिया है, ये पहला सवाल है। दूसरा है, whether it is a fact that Pakistan and China are further endorsing the land of India, encroaching the land of India. क्या ये आगे और बढ़ के भी हमारी जमीन ले रहे हैं? Thirdly, the population of the area under unlawful possession of Pakistan and China. Fourthly, whether it is also a fact that China and Pakistan have changed the features of the land occupied illegally by them. And lastly, the steps taken by the government in this regard. ऐसे 5 सवाल पूछे गए थे, जिसका एक मुख्य सारांश यही है कि कितनी जमीन हड़पी गई और भारत की सरकार उन जमीनों को वापस लेने के लिए क्या कर रही है। ये 2012 में यूपीए के समय में सवाल पूछा गया था सरकार से। उत्तर, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री E. अहमद, उन्होंने उत्तर दिया है। उत्तर क्या है सुनिए। पाकिस्तान हैज बीन इन इलीगल एंड फोर्सिबल ऑक्यूपेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 78,000 square kilometers of Indian territory and Jammu Kashmir
मतलब पाकिस्तान और चीन कुल मिला के भारतवर्ष के 78,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की जमीन को हड़प रखे हैं। China continues to be in illegal occupation of approximately 38,000 square kilometers in the Indian state of Jammu and Kashmir. In addition, under the so-called Sino-Pakistan Boundary Agreement of 1963, Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory in Pakistan occupied Kashmir to China. मतलब सोचिए 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने हड़प लिया था भारतवर्ष का, और 5,180 स्क्वायर किलोमीटर ये साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के अंतर्गत, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने यहां स्वीकार किया है, उन्होंने पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। कुल मिला के ये कितना हुआ, मुझे यहां गणित करने की आवश्यकता नहीं है। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर के विषय में अभी प्रधानमंत्री जी के चिट्ठी में बात हुई थी, जिसको लेकर मां बेटे रोज सवाल पूछ रहे हैं। मैं आज हिंदुस्तान से सवाल पूछ रहा हूं, 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, यह सवाल नड्डा जी की तरफ से आज पूरा हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से आज समस्त हिंदुस्तान मां बेटे से, बिकॉज दे आर डायनास्ट्स, और इन्हीं मां बेटे ने भ्रम की राजनीति, भ्रमजान फैलाया है। मां बेटे ये जवाब दे कि आपके परिवार ने, क्योंकि जितने भी मुख्यतः ये ट्रीटी साइन हुई है, आपके परिवार या आपके परिवार के नीचे जिन लोगों ने काम किया है उनके द्वारा किया गया है, नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। आप बताइए ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। दो हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया आपने। क्यों दिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने? जहां तक चीन का संबंध है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 5,180 स्क्वायर किलोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बनती है। ये आपके समय में कंसीड किया गया था। ये आपके समय में आपकी नेताओं ने, हमारी मिलिट्री तो कष्ट होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी हम सोचते हैं कि किस प्रकार हमारे जाबाज सिपाही, जिनको कि सही टाइम पे वार्निंग नहीं दी गई, 62 के युद्ध में कैनवस शूज पहन के उनको भेजा गया था हिमालय की चोटी पे लड़ाई करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। किंतु तो आप संबित पात्रा को सुन रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीरीज में ट्वीट्स किए हैं जिस पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी यानी गांधी परिवार पर गंभीर सवाल खड़े किए, और इसी बात पर आगे और जोर डालते हुए संबित पात्रा, इससे पहले चीन के साथ कब कैसे टकराव की स्थिति रही और उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहां भूल की, ये आरोप गांधी परिवार पर लगा रहे थे। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन नोटिस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।